नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं। जब बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो सबसे ज़्यादा एक सीट की चर्चा हुई थी, वो थी आरा लोकसभा सीट की। और आरा से जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद जी, जो कि हमारे साथ हैं। चर्चा इसलिए हुई थी कि सुदामा प्रसाद जी ने मोदी सरकार के बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय मंत्री और हेवीवेट माने जाने वाले आर.के. सिंह को हराया था। अब सर, बिहार चुनाव से संबंधित हमारी बातचीत रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मतदाता सूची में आपका नाम आया कि नहीं, आपने चेक किया? बोले हैं चेक करने के लिए भाई को। भाई बोले कि ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। मतलब कल 3 बजे जारी हो, अभी तक आपने चेक नहीं किया? मालूम हो जाएगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि उनका नाम ही नहीं आया। हाँ, देखे हम भी सोशल मीडिया पर कि उनका नाम और उनके स्टाफ का नाम जो है काट दिया गया। अच्छा। तो ये जो है इसकी ज़रूरत ही नहीं थी अभी, ठीक ना। इसलिए कि माने हम लोग तो गए थे चुनाव आयोग से भी मिलने, प्रदर्शन भी आप लोग का जोरदार समय लेकर के, या फिर 9 जुलाई को बिहार बंद था, या लोकसभा के अंदर और बाहर अभी भी जब चल से ही रहा है। सदन चल रहा है कि भाई एसआरआई पर चर्चा कराइए, लेकिन सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो तैयार नहीं है तो इसी का मतलब है कि दाल में कुछ काला है। काला है तभी तो आप भाग क्यों रहे हैं भाई, क्यों नहीं चर्चा कराइएगा। बोल रहे हैं कि ये वोट का मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है। तो हमारी सदन का ही गठन जो है वोट से होता है। सभी जो भी वहाँ माननीय अध्यक्ष जी बैठे हों आसन पर, माननीय सभापति जी आसन पर बैठे हों, माननीय मंत्री हों मोदी सरकार के, या जो आम जनरल सांसद हैं माननीय, सब लोगों का चयन वोट से हुआ है लोकतांत्रिक तरीके से, जो व्यवस्था हमारे संविधान ने दिया है। तो जब वोट से माने सदन का गठन हो और उस सदन में वोट पर बात नहीं हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, क्या है भाई इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन हमारे सदन से बड़ा है? बड़ा नहीं ना है। आप अचानक फैसला आ गया आपके दिमाग में कि हमको जो है माने पुनर्निरीक्षण कराना है। इसके लिए कोई सर्वदलीय बैठक, कोई बातचीत अचानक दिमाग में आ गया, वो आपने कह दिया कि होगा, और आपने माने जारी कर दिया पूरा फरमान। माने 65 लाख लोगों का नाम कट रहा है, 65 लाख लोगों का। अब इसमें तो ये नहीं बता रहे हैं कि भाई किस बूथ पर किसका नाम काटे हैं। वो आदमी मर गया है इसलिए काटे हैं अमुक बूथ पर, या फिर वो आदमी बाहर जा कर के घर बना लिए वहीं हो गया, या फिर इस आदमी का आरा में भी नाम है और गांव में भी नाम है। ये तो हिगरा करके तो नहीं कह रहे ना, आप थोक भाव में काट दे रहे हैं। तो इसका तो नतीजा देखा हम लोगों ने, महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, दिल्ली के चुनाव में देखा इसका नतीजा। हम उस समय तो एसआईआर नहीं था ना सर? नहीं था। अब ये लोग ढीठ होते जा रहे हैं। ये लोग अंदरूनी तौर पर ऐसा किया, ठीक ना, अंदरूनी तौर पर। लेकिन अब इतने इनकी ढीठता बढ़ गई है, ढिठाई, कि ये माने डंके की चोट पर कि हाँ हम काटेंगे 65 लाख लोगों का नाम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग को समय से दिक्कत है या प्रक्रिया से दिक्कत है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग को ये अधिकार है। ठीक है अधिकार, तो 1 महीना में हो जाएगा। माने पूरे 9 करोड़ लोगों का, माने ये 8 करोड़ लोगों का पुनर्निरीक्षण। 2003 के बाद वाला विशेष तौर पर आप कह रहे हैं कि भाई जन्म प्रमाण पत्र दीजिए या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आधार कार्ड भी जो है इसका आधार बनेगा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए। आधार कार्ड जो हमारा जीवन का हर चीज़ उससे जुड़ा है, आप क्यों नहीं मानिएगा उसको? आधार कार्ड से बैंक का खाता लिंक है, आधार कार्ड से आपकी हर माने विकास योजनाएं जिसको मिलती हैं वो लिंक है, और यही आधार कार्ड अमान्य कैसे हो जाएगा? इनको तो अपना करना है, नाम काटना है किसी तरह से। आप बताइए ना भाई कि
किसके पास है माने जन्म हमारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र कि हमारा पैदाइश जिस समय हुआ गरीब लोगों के घर थोड़े जन्म पत्र ही बनता था, नहीं, वो मोटा मोटी देख करके लिखवा दिए भाई ठीक है मैट्रिक पास हैं उसमें है दर्ज, लेकिन कितने % लोग मैट्रिक पास हैं बिहार में? आप लोग का हाँ, सवाल ये कितने % पास हैं? तो दरअसल माने भारतीय जनता पार्टी जो जीवन के हर क्षेत्र में पीछे ले जा रही है देश को, विफल हो रही है, चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो, खेती का मामला हो, चाहे वो समाज में शांति व्यवस्था कायम करने का मामला हो, चाहे वो देश की सुरक्षाओं का मामला हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, हर मामले में ये फेल्योर है। अभी देखा हम लोगों ने यहाँ एसएससी के छात्रों का प्रदर्शन हुआ, छात्रों पर आप लाठीचार्ज कीजिएगा, उनको पढ़ाने वाले गुरुजनों पर लाठीचार्ज कीजिएगा। हाँ, आपके मन में आ गया एक के बार जो है पहले होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होता था, आप जो है आप माने आरा के लड़के का दे दिए गाजियाबाद, आप दीजिएगा उसको, उसके लिए है आपके पास व्यवस्था कि वो आवे ट्रेन में चढ़ करके तो उसका कन्फर्म टिकट हो, आप जो है माने विदाउट टिकट में उसको पकड़ करके जेल में बंद कीजिएगा। जहां आपने सेंटर का चुनाव किया वो सेंटर है परीक्षा के लायक, या परीक्षा में जो माने प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पूछे गए इसका उसका इसमें घाल मेल, तो आप ही सबसे ज़्यादा काबिल हुए हैं कि आप माने लगता है कि आपसे कोई गलती नहीं हो रही है, और जो लोग आपकी कमियों को बता रहे हैं उन पर लाठीचार्ज कीजिएगा, पकड़ के जेल में बंद कीजिएगा थाना में। हमने तो देखा एक मैडम का था, माने वो बोल रही थी कि हमको ले जाएगा थाना में कि वहाँ तो जितने सही हैं सब हमारे पढ़ाए हुए हैं दिल्ली में। स्वाभाविक है भाई, ये लोग माने देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, माने बेहतर नागरिक देते हैं, ठीक ना, अधिकारी देते हैं, और उनके साथ आप ये व्यवहार कीजिएगा तो लगता है कि भाई 4 लोग ही जो हैं देश में काबिल हैं। इधर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, और उधर में अडानी अंबानी हैं, बाकी कोई देश में कोई चलिए, अडानी अंबानी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का आपने जिक्र कर दिया सर, लेकिन बिहार चुनाव, हर जो मुद्दा है उसको बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, ट्रंप जिस तरीके से दावे कर रहे हैं उसको भी आप लोग बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं। तो बिहार चुनाव इतना इस बार एक साख का सवाल कैसे बनता जा रहा है आप लोग के लिए भी? बुरी तरह हारेगी भारतीय जनता पार्टी, बुरी तरह हारेगी, हारने जा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा ना कि जीवन के सभी क्षेत्रों में इनकी साख बुरी तरह से गिरी है और जनता इनके खिलाफ में है, और इसी हार के डर से ये लोग पुनर्निरीक्षण का काम लेकर आए हैं। 1 महीने में एक काम संभव नहीं है, ठीक ना। आप दिए हैं समय, ठीक है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी का नाम छूटे नहीं, ये भी दावे कर रहे हैं किसी का नाम छूटेगा नहीं। हमने एक सवाल उठाया चुनाव आयोग के दिन में भी, या जिलाधिकारी से बातचीत हो रही थी 15 जुलाई को, कि आप ये बताइए कि 1 महीना में कह रहे हैं कि हम पुनर्निरीक्षण करेंगे, ठीक है। हम लोग तो ये देखते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बावजूद, जब लोग वोट देने जाते हैं बूथ पर, तो मालूम होता है कि अमुक माने बूथ का वोट जो है वो 150 लोगों का, पूरा मुसहरटोल का नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। तो इसको कैसे ठीक कीजिएगा? ठीक है, मालूम हुआ कि भाई इतने लोगों का नाम कट गया, हम लोगों ने नाम जुड़वाया, पार्टियों को भी तो मिल रहे हैं ना, मिल रहा है, लेकिन बूथ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर लिस्ट लेकर जाएंगे, कौन वोटर लिस्ट मान्य होगा? हमको जो मिला है वो मान्य होगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेकर जा रहे हैं वो होगा? हम लोग को तो कानो कान खबर मिल रही है कि भाई इन लोगों का वोटर लिस्ट पहले ही से तैयार है, चुनाव के दिन वाला। अच्छा, चुनाव के दिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेकर जाएंगे बूथ पर, वो वोटर लिस्ट तैयार है, वो पहले से तैयार है, और वो वोटर लिस्ट नहीं मिलेगा, ठीक ना। ठीक है, अभी हम लोग नाम देंगे, फिर पुनरीक्षित होगा कि हाँ सबका नाम जुड़ गया, ठीक है, हो गया। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बूथ पर जाएंगे वोटर लिस्ट ले करके, तो वो वोटर लिस्ट वही है जो हमको मिला है, इस बात की गारंटी कौन करेगा? अच्छा,
ठीक है। अब हम आते हैं, आप बार बार भाजपा का नाम ले रहे हैं, लेकिन बिहार में आपके राजनीतिक तौर पर विरोध में तो नीतीश कुमार भी हैं। उनका नाम, उन पे एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है क्या आप लोगों का? भाजपा ही सरकार चला रही बंधु, भाजपा ही सरकार चल रही है। अस्वस्थ है माननीय मुख्यमंत्री जी, और बीजेपी को माननीय मुख्यमंत्री जी की ज़रूरत चुनाव तक ही है। चुनाव के बाद ये लोग वही करेंगे जो एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में किया, या फिर उड़ीसा में नवीन पटनायक जी के साथ किया। यही लोग, वो तो अस्वस्थ हैं, और भाजपा ही उनको सामने रख करके सब कुछ मैंने संचालित कर रही है। अभी 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 आया, रिपोर्ट आया ना भाई, 71,000 करोड़ का गबन हुआ, खर्चा हो गया। कै की रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट नहीं है, कै की है रिपोर्ट कि जो है मैंने वित्तीय वर्ष संभवतः 23-24 का है कि 71,000 करोड़ का इन लोगों ने खर्चा का कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया। इस पर मैंने जवाब देना चाहिए, भाजपा को देना चाहिए, ठीक ना। ये लोग लूटपाट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, लूटपाट हो रहा है पूरे बिहार में। अच्छा, आप 2015 में विधायक बने, 2020 में आप विधायक बने, उसके बाद आप संसद में आ गए। आपने वो दौर भी देखा जब आप सरकार का समर्थन कर रहे थे। 17 महीने शायद आप सरकार का समर्थन करते हुए आपने, उससे पहले एक बार और ये मौका आया था। नीतीश कुमार आप लोग के साथ थे तो उनका कार्यशैली क्या था, भाजपा के साथ रहते तो उनकी कार्यशैली क्या रहती है? ये हम लोगों ने तो देखा कि 17 महीने बिहार में बहुत बेहतर काम हुआ। करीब 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। यही लोग बोलते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, ठीक ना, लेकिन जो लोग 5 लाख लोग को नौकरी मिली, वो लोग फोकट में नहीं न कट रहे हैं भाई, उनको वेतन मिल रहा है। शिक्षा विभाग में एक दिन में 2,17,000 माने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। भारत के किस राज्य ने एक विभाग में इतनी नौकरी दी है? लेकिन जेडीयू तो कहती है कि नीतीश कुमार ऐसा करते थे, तो पहले तेजस्वी क्रेडिट ले रहे हैं। ना क्रेडिट लोग, महागठबंधन के लोग क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट का क्या बात है भाई? आप तो भाजपा क्यों नहीं है, नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे थे? यही माननीय मुख्यमंत्री जी 2020 के चुनाव में जब माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम अपने पहले कलम के साइन से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तंज कसा था उस समय, माननीय ये लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे बंद, कि नौकरी कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा क्या जेल में बंद इसका बाप भेजेगा? नीतीश जी यही थे ना भाई, कि दूसरे नीतीश जी थे? यही नीतीश जी थे जो 2020 में बोले। लेकिन गठबंधन में आने के बाद ये तो हम लोगों ने सच कर दिखाया कि भाई नौकरी है और उनको देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसा भी है, ठीक ना। ये साबित हुआ ना। हमने जातीय जनगणना करवाया बिहार में पहली बार। राहुल गांधी तो कहते हैं कि फ्लॉप है। क्या राहुल गांधी, वो तो आपकी जातीय जनगणना को वो कहते हैं कि सही नहीं है। वो उनकी बात, तेलंगाना मॉडल को लेके वो ना उनको, उनकी बात पूछिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि जातीय जनगणना हुआ और आरक्षण की सीमा 10% बढ़ाया गया, और वैसे लोगों को जिनकी आर्थिक आमदनी महीना में 6,000 रुपया से नीचे है, 2-2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए देने की घोषणा हुई। लेकिन महागठबंधन की सरकार गिरते ही सब कुछ जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि एक मॉडल है, बिहार के युवाओं ने देखा है, और बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को खेती में मुनाफा चाहिए। अभी रोज़ दिन व्यापारियों की हत्या हो रही है बिहार में, गोपाल खेमका, ठीक ना, विनय गुप्ता, शंभू सिंह, अमरिंदर सिंह, ऐसे ऐसे व्यवसायियों की हत्या हो रही है। रोज़ दिन 11 दिन में 13 व्यवसायियों की हत्या, सोना चांदी की दुकानों में डकैती है, ये तो हो रहा है। हाँ, आरा में तनिष्क शोरूम में डकैती हुई, पटना में हुआ, पटना में तनिष्क शोरूम में डकैती हुई, मुजफ्फरपुर में सोने चांदी की दुकान में डकैती हुई। तो यही माने सुशासन है। अच्छा, मतलब आप एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल तो खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार या भाजपा जंगल राज का जिक्र करती है, तो आप लोग उसको चुनाव में कैसे काटेंगे कि नहीं ये स्थिति ज़्यादा खराब है? अभी तो 20 साल से इनकी सरकार है ना, ये लोग सरकार, भाजपा इसका जवाब देगी ना।
हाँ, अब जैसे यहाँ केंद्र में ये लोग जितने बोलते हैं कि जितने कमियां हैं सब इसके लिए नेहरू जी जिम्मेवार हैं, मोदी जी बोलते हैं। तो आप भाई 11 साल की बात कीजिए ना। हाँ, आपने माने 11 साल में स्वर्ग बनाया देश को कि नरक बनाया? 11 साल आपको मिला ना भाई कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 22 करोड़ रोजगार का हिसाब दीजिए ना भाई आप। है, आप सत्ता में है ना, जो सत्ता चला रहे हैं उनसे जवाब मांगा जाएगा ना कि अब पहले का भय दिखा करके हम उससे भी माने बड़ा जो है माने सब कुछ करें, और लोग छोटा चीज़ को सामने रख के ये लोग तिल को ताड़ बना देते हैं और अपना जो ताड़ है उसको तिल बना के पेश करते हैं। ये लोग तो माहिर हैं आम को इमली बनाने में, दिन को रात बनाने में। भाजपा का तो रात दिन यही प्रपंच चल रहा है और कुछ काम चल रहा है यहाँ। अच्छा, अब तेजस्वी को लेके जो कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है सीएम फेस को आगे बढ़ाने का, आप लोग तो महागठबंधन में इंटैक्ट है, महागठबंधन के साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हों, आप लोग इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल है। वो सरकार में शामिल होंगे? ना 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 ना, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, ठीक ना। और जो माने महागठबंधन बना है उसके वो कन्वेनर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। तो अब फिर हाँ, पिछले दिनों कई बैठकें हुई। तो किसको ये आपत्ति होगी? हम लोग तो नहीं जान रहे हैं कि कांग्रेस को इस पर आपत्ति है, हमको तो रिपोर्ट नहीं है ऐसा। अच्छा, पिछली दफ़ा सर 19 सीटें आप लोगों को मिली थी, आप लोगों ने शानदार स्ट्राइक से 12 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों का स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त रहा है और आपकी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। इस बार कहा जा रहा है कि आपने भी एक डिमांड रख दिया है तेजस्वी यादव के सामने कि हमें 30 सीट चाहिए, 40 सीट चाहिए। क्या सीट बंटवारे को लेकर सीपीआई एमएल और आरजेडी या कांग्रेस से कोई बातचीत हुई है? अरे बातचीत तो चल ही रही है। हम लोगों ने अपना लिस्ट दिया है। कितनी सीटों का? 40-41 सीटों का लिस्ट दिया है। 40 सीटों का। तो उसमें हमारे नेता बैठकर इसको हल करेंगे, इसमें कोई जिच नहीं। हम लोग इस बात के लिए अडिग हैं, कृत संकल्प हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। अच्छा, बिहार में आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे? ठीक है, आपने रोजगार की बात की, तेजस्वी यादव 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, फ्री सिलेंडर की बात हो रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, जो सरकार भी अब उस रास्ते पर चलने लगी है। जो नीतीश कुमार कहते थे कि नहीं अब ये सब फ्री में हम नहीं देंगे, वो अब उन्होंने ऐलान किया है और सुबह 8 बजे उनका एक ट्वीट आ जाता है कि ये काम हम कर रहे हैं। आप लोग के लिए इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? तेजस्वी यादव के अलावा आप लोग किन किन मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे? ये हम लोग तो जिन मुद्दों को उठा रहे थे विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर भी लेकर जिन मुद्दों को हम लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव में भी जाएंगे। घोषणा पत्र में भी वो चीज़ें आएंगी। मोटा बात कुछ बता देता हूं आपको, लेकिन इतना तय है कि हम लोग जिन मुद्दों को उठा रहे थे उसके दबाव में नीतीश जी की सरकार है। तभी इन लोगों ने पेंशन जो माने वृद्धा पेंशन है 400 से करके उसको 1100 किया, या 125 माने यूनिट फ्री बिजली की बात की, या फिर जो है अभी घोषणा किया माने ममता का आशा कार्यकर्ताओं का बढ़ाने का, या फिर रसोइयों का, आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सबका माने चल रही है बात। तो ये लोग दबाव में हैं और बढ़त है, इंडिया गठबंधन की बढ़त है। और हम जिन मुद्दों को उठाकर लड़ रहे थे वही मुद्दे रहेंगे। अभी एक नया चीज़ हम लोगों ने शामिल किया है, घोषणा पत्र आएगा, हम लोगों ने राय दिया है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा या हाँ ना एक रहेगा उसमें कि भाई जो माने बिहार में व्यवसायियों की हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, या फिर जो खुदरा व्यापार संकट का सामना कर रहा है ऑनलाइन व्यापार के कारण, व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए बिहार में व्यवसायी सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। और बिहार में सबसे ज़्यादा देश के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा बिहार में सहारा निवेशकों का पैसा जमा किया गया है बिहार से, ठीक ना। तो वैसे लोगों का पैसा मिले, ब्याज समेत मिले, ससमय मिले। हम लोग इसके लिए SIT का गठन करेंगे।
ये राय दिया है हम लोगों ने कि इसको भी शामिल किया जाए। इसके अलावा जो ज़मीन का मुद्दा है, आवास का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, ये सारे रहेंगे। और जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर का माने मामला उठा है, बिजली का मामला उठा है, या जितने भी स्कीम वर्कर हैं, चाहे वो रसोइया हों, आंगनबाड़ी सेविका हों, चाहे वो टोला सेवक हों, चाहे वो ममता आशा कर्मी हों, सबको सम्मानजनक वेतन मान दिया जाएगा। ये माने मानदेय से काम नहीं चलेगा, उनको वेतन देना होगा, माने जो आज की ज़रूरत है। अब रसोइया को 1650 रुपया मिलता है, 1650 में किसका परिवार चलेगा? वो 8 घंटा 10 घंटा काम करती हैं, रविवार के दिन भी उनको बुला लिया जाता है माने स्कूल में काम करने के लिए। माने 50 रुपया 60 रुपया में किसका परिवार चलेगा रोज़ दिन? एक परिवार चलाने के लिए जो मिनिमम माने ज़रूरत है परिवार की, उसको जोड़ करके दीजिएगा ना आप। तो हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि बिहार के अंदर जितने भी स्कीम वर्कर हैं, सबका वेतन मान तय हो और सबको माने कहिए कि सम्मानजनक वेतन मिले। अच्छा, अब खाटी राजनीति पर आते हैं सर। MY, माई बाप, इस तरीके की चीज़ें आप लोग के गठबंधन की ओर से कही जाती है, और जाहिर सी बात है कि बिहार में एक चर्चा है कि MY समीकरण जो है वो महागठबंधन या लालू यादव के साथ है, बाकी के लोग NDA के साथ है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप तो ज़मीनी नेता हैं सर, इस समीकरण को का क्या चुनावी नतीजों पर असर पड़ता है? देखिए, रोटी रोजगार, खेती, व्यवसाय या सामाजिक शांति, इससे बड़ा कोई समीकरण नहीं होता है, और यही समीकरण बनेगा बिहार में। अच्छा, यही समीकरण बनेगा। क्या भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा आधार के जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो है नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके परिजन जो खेती करते हैं, भाजपा समर्थक, उनको खेती में मुनाफा चाहिए कि नहीं चाहिए? जो भाजपा समर्थक व्यवसायी हैं, उनको व्यवसाय में मुनाफा हो, व्यवसाय में बरकत हो, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? या भाजपा समर्थकों के लिए अलग से कोई जो है माने सस्ता सामान का दुकान खुला है? सबको चाहिए। सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि हर समीकरण से ऊपर यह सब चीज़ है, और यही समीकरण आपकी जो जनता की ज़रूरत है, जो युवाओं की ज़रूरत है, किसान मजदूरों दुकानदारों की ज़रूरत है। सामाजिक सद्भाव रहेगा तभी भी किसी का व्यापार भी चलेगा। ऑनलाइन व्यापार से सब तबाह हो रहा है। तो खैर इस दिशा में बिहार बढ़ रहा है। अच्छा, आप शाहाबाद क्षेत्र में आते हैं, जो आपका क्षेत्र है, और जहाँ पे भाजपा और उसके सहयोगियों का जो स्ट्राइक रेट रहता था वो 100% रहता था लोकसभा चुनाव में। पिछले 2 दफ़ा हमने देखा था। लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि शाहाबाद से बिल्कुल भाजपा मतलब ख़त्म होने के कगार पे आ गई? चाहे आरा लोकसभा क्षेत्र हो, बक्सर हो, औरंगाबाद हो, काराकाट हो, सासाराम हो, मतलब आप लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से भाजपा को उसके गढ़ में झटका दिया। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको किस परिणाम की उम्मीद है यहाँ पे, खास करके आप? मैंने शाहाबाद में ही नहीं बल्कि मध्य बिहार के जो 8 जिले हैं, शाहाबाद के ये 4 हो गए, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, उधर आप चले जाइए जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, ठीक ना, पटना ग्रामीण है, गया, इन सब जगहों पर भाजपा को तगड़ा झटका लगने वाला है। इसलिए लगने वाला है कि हमारा शाहाबाद जो है लड़ाकू जिला रहा है, ठीक ना, लड़ाकू जिला रहा है। हाँ, वीर कुंवर सिंह की धरती रही है। 1857 में उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, अंग्रेज़ों को भगाया गया था, ठीक ना, ऐसा जिला है हमारा। या फिर बाद के दिनों में जो है माने वहाँ के गरीब गुरबों ने सामंती शोषण उत्पीड़न के खिलाफ में लड़ाई लड़ा। तो हमारा ज़िला, हमारा शाहाबाद जो जनपद है वो लड़ाकू है, और हमारी रोजी रोटी का जरिया शाहाबाद का और जो है उन 8 जिलों जिनका बाकी 4 जिलों का जिक्र किया, वो सोन नदी है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़, जहाँ से सोन नहरें निकलती हैं। खेती पर आधारित हमारा ज़िला है, खेती पर ही हमारा भोजन छाजन, जीवन मरण, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, दवा बीरो सब कुछ है। लेकिन सोन नहरें आज बर्बादी के कगार पर हैं। हम लोग लंबे समय से सोन नहरों के पक्कीकरण की मांग कर रहे हैं, और
इंद्रपुरी जलाशय की मांग करते हैं, कदवन जलाशय की सोन नदी में 2 पहाड़ियों को माने मटिहानी में जोड़ करके बांध बनाया जाए, ताकि बरसात के दिनों में जो पानी बेकार बह जाता है उसकी रोकथाम हो और कभी अकाल नहीं पड़े। तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर हम लोग शीतकालीन सत्र में पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेकर गए थे मिलने के लिए, शाहाबाद के चारों सांसद। लेकिन हम लोग को ऑफिस में बैठाने के बाद करीब 40-45 मिनट कहलवा दिया गया कि भाई भेंट नहीं होगी, सिंचाई मंत्री से मिलिए। तो ये तो शाहाबाद जनपद का, बाबू कुंवर सिंह की धरती का ये घोर अपमान है। आप अगर 1 मिनट समय देकर बैठाया, आपने आपके कहने पर ही गए हम लोग मिलने, 1 मिनट जो है समय दे देते तो भाजपा की सरकार नहीं गिर जाती। हमारा सब कुछ 8 जिलों का करीब 42 लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई का मामला है। तो जो सरकार हमारे माने रोजी रोटी से मतलब जिसको नहीं है, तो वोट में भी उसे हम लोगों को मतलब नहीं है। जनता का आह्वान है, वहाँ के किसानों का, दुकानदारों का, व्यवसायियों का, कि इसको माने 0 पर आउट करना है इन 8 जिलों में। शाहाबाद की आप बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि 8 जिलों में शाहाबाद के चारों सीट जीते हम लोग। या 2020 के चुनाव में हम लोगों ने जीता सीट। अच्छा, हाँ, माने पूरा इधर से ही शुरू हुआ चुनाव। तो कहिए कि माने झटका देने के लिए पूरा ये 8 जिला तैयार है। और उधर उत्तरी बिहार में भी इंडिया गठबंधन का माने ठीक ठाक चल रहा है, या सीमांचल में भी ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग सरकार बनाएंगे, बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा, 2 सवाल और हैं। प्रशांत किशोर क्या बिहार की राजनीति में फैक्टर हैं? क्योंकि आप तो उसके भुक्तभोगी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि तरारी में जो बाई इलेक्शन हुआ जहां से आप विधायक थे, प्रशांत किशोर की पार्टी ने वहां डेंट लगाया और भाजपा सफल हो गई। आप जिस सीट पे 2 बार जीत कर आए थे, वहां पे प्रशांत किशोर फैक्टर तो काम कर गया। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कोई फैक्टर रहने वाले हैं? देखिए, कोई भी पार्टी आती है, कोई भी पार्टी के कैंडिडेट आते हैं, तो वो तो फैक्टर बन ही जाते हैं। बनेंगे कैसे नहीं? कोई अगर मान लीजिए किसी उम्मीदवार को मान लीजिए कि 5 ही हज़ार वोट आया, या 500 वोट आया, या 10,000 आया, जो वोट आवे वो तो कहीं ना कहीं से लेंगे ही। इस गठबंधन का लेंगे, चाहे उस गठबंधन का लेंगे। तो फैक्टर से कौन ज़्यादा प्रभावित होगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन असर तो पड़ता ही है। एनडीए में क्या आपको सब कुछ ठीक ठाक लगता है? आप लोग की रणनीति क्या है एनडीए के खिलाफ? और चिराग पासवान जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? अब तो क्या कहेंगे हम उस पर, उनसे पूछिएगा क्या ऐसा बोल रहे हैं, ठीक ना। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग देखा है ठीक ना, देखा है माने कि भाई वो माने क्या किया उन्होंने, सब लोगों ने देखा है। और अभी हम लोग तो यही कहेंगे कि ठीक ठाक नहीं है। भाजपा जो है, भाजपा को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ज़रूरत सिर्फ विधानसभा चुनाव तक, ठीक ना। ये मेरी निजी राय है, मेरा निजी आकलन। जैसे उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में किया, उड़ीसा में नवीन पटनायक जी के साथ किया, कुछ इसी तरह का इनके साथ भाजपा जो है वो मन करने वाली है। वो स्वस्थ चल रहे हैं, हमारी शुभकामना है कि वो स्वस्थ हो जाए और माने ठीक से अपना पार्टी चलावें, जो अपना अभियान चलावे। हमारी शुभकामना है उनको। लेकिन बीजेपी घेर करके उनको कब्जा में लेकर के सरकार चला रही है। अभी आया 71,000 करोड़ का घोटाला का मामला, कै का रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट नहीं है, कि भाई 71,000 करोड़ जो है वो खर्चा हो गया, लेकिन उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये माने कै की रिपोर्ट है। तो ये कितनी खतरनाक बात है। और ये 0 टॉलरेंस की बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में हैं। माने इस तरह से कोई सरकार चलाता है? कोई माई बाप नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, तो घेरे हुए हैं ये लोग। और ये भाजपा जो है इनको सामने रख करके सरकार चला रही है। अच्छा, अब आपका संसदीय क्षेत्र का एक जगह है जवनिया। हाँ, अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में, अच्छी चीज़ों के लिए नहीं है, बाढ़ से वहाँ पे कई घर तबाह हो गए हैं सर। बिहार से मैं भी हूँ,
वहाँ बाढ़ की स्थिति क्या होती है, इसको मैंने भी झेला है। लेकिन गंडक क्षेत्र की बाढ़ या फिर कोसी क्षेत्र की बाढ़, इसकी चर्चा होती थी। लेकिन जिस तरीके से गंगा और ख़ास करके आरा के क्षेत्र में गंगा का जो कहर इस बार देखने को मिल रहा है, और आप इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या मदद हो रही है, इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, ये तो हर साल बिहार में बाढ़ लूट होती है और इसका कोई ऑडिट नहीं होता है। सोशल मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि करीब 3 लाख करोड़ रुपया बाढ़ से निपटारे के लिए बिहार सरकार ने खर्च किया है। तो भाई, ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? आप थूक से माटी क्यों सानते हैं? थूक से माने ये कहा जाए कि सतुआ सानने वाली कहावत सुने हैं है कि माने बोरा रख देने से कटाव रुक जाएगा। हम लोग तो ठोकर बांध की बात 1985 से उठा रहे हैं कि बक्सर से लेकर कोइलवर तक एकदम गंगा नदी के किनारे रेगुलर जो है कंक्रीट का बांध बनाइए आप। 3 लाख करोड़ रुपया कम होता है खर्चा हो गया। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही मौका मिला, हम लोग को पिछले साल जीत करके आए हम लोग, जवनिया में कहीं बांध नहीं बंधा था, तो हमने उठाया ये बांध के माने का सवाल उठाया कि उसके सुरक्षा के लिए बनाइए। 1 जुलाई 2024 को पहला मेरा संसद के अंदर ये था वक्तव्य था, समय मिला तो उठाया था हमने। कभी वहाँ बांध नहीं बना था, बांध बना इस समय संभवतः 9.5 करोड़ रुपए का। और जब शुरू हुआ तो लोगों ने शिकायत किया कि भाई मिट्टी का बोरा जो है नीचे लगाया जा रहा है, बालू होना चाहिए। तो गए हम लोग देखे, अब बोले भी हम लोग, देखे भी, दिखाए भी लोग कि सीमेंट के बोरा में जो है वो माने लोग डाले हैं। हमने उठा कहा कि उठाइए इसको, उठाया तो पूरा नीचे गिर गया, कुछ बालू रहा उसमें। तो कहा कि भाई ये तो लोकल बालू डालने का प्रावधान है, सोन नदी का बालू नहीं डाला जाएगा। तो अब क्या है, अब प्रशासन बताएगा या इंजीनियर लोग बताएंगे। लेकिन उस समय समझाया गया, लोगों ने कहा कि ये टिकेगा नहीं। और हम लोगों ने बातचीत भी किया, माने अधिकारियों से भी बातचीत किया। फिर और वहीं नहीं बन रहा है, आगे जो है मनी राय का टोला है, वो मुफस्सिल प्रखंड में पड़ता है, वहाँ भी गए थे हम लोग। वहाँ देखा कि पतला पतला बांस जो है माने गड़ा हुआ। हमने कहा कि भाई इंजीनियर को कि ये कितना समय रुकेगा, मोटा जो है गोला होता है उसको गड़वाइए आप, ठीक ना। फिर आगे में राम विचार राय का टोला है, मंझौली। तो गए थे हम लोग, 3 जगह पर गए थे। तो ये हम लोगों को जो लगता है कि वहाँ मूल कारण जो है इस बार के बाढ़ का, पिछले साल भी बाढ़ आई थी और पिछले साल 64 घर जो है गंगा में समा गया था, 64 घर। उस समय भी हम लोग वहाँ पूरा गए थे, 2 बार गए, 3 बार गए, बाढ़ में भी गए। तो गंगा नदी में, बीच गंगा नदी में गांव के सामने आरा मोहनिया 4 लेन बनाने के लिए मिट्टी और बालू की खुदाई हुई, कटाई हुई, ठीक ना। और इसकी वजह से गंगा नदी यूपी से 3 किलोमीटर इधर आ गई, आपके इधर आ गई, माने जमनिया गांव के तरफ आ गई। और जो अचानक पानी का दबाव बढ़ा अरार पर, वो करीब 300 घर जो है गंगा नदी के गोद में चले गए। 2 मंदिर गया, एक हनुमान जी का मंदिर, एक गोवर्धन पहाड़। और हालांकि प्रशासन कह रहा है कि 105 घर गए, हम लिस्टेड किए हैं। तो हमारे साथी भी हैं वहाँ, या जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, ठीक ना। तो हम तो ये कहेंगे कि एक पूरा का पूरा हंसता खेलता गांव जो है वो गंगा की गोद में समा गया। हमारे देखिए मार्मिक तस्वीरें आ रही, लोग कैसे बिलख रहे हैं पूरा, है माने जो है पूरा 40 लाख का घर है, अभी गृह प्रवेश भी नहीं वो गंगा में जा रहा है। लोग जो है जिस तरह से अपने प्रियजनों के मरने के बाद दाह संस्कार करते हैं, उसी तरह से वो उनको कफन दे रहे हैं, चुनरी दे रहे हैं, अगरबत्ती गाड़ करके पूजा कर रहे हैं। हो सकता है उनके दूसरी जगह भी घर हो, लेकिन बड़े शौक से उन्होंने वो घर बनाया था, किसी पांडे जी का था, ठीक ना। कई जगह देखे हम लोग लोगों को बिलखते हुए, गरीब लोगों को बिलखते हुए। बांध पर शरण लिए हुए है पूरा गांव। 5-7 घर बचा है,
उसका भी चौकट कवाड़ी लोग निकाल करके ले गए हैं कि भाई चलो मने अब तो ये रुकेगा नहीं। तो इसका पहलका कारण कि हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं भारत सरकार से, बिहार सरकार से, चूँकि डबल इंजन की सरकार है इसलिए इस डबल इंजन की सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो नदी में बालू और मिट्टी के खुदाई हुई है आरा मोहनिया 4 लेन के निर्माण के लिए, उसकी जांच करवाइए और उन पर जितना कड़ा से कड़ा धारा लग सकता है मुकदमा कीजिए, उनको जेल भेजिए और किसी ऊंचास जगह पर गांव के जितने लोगों का घर कटा है आप ज़मीन दीजिए 5-5 डिसमिल ज़मीन और कम से कम मिनिमम 25-25 लाख का मुआवजा दीजिए। ये नहीं कि 1,20,000 रुपया दे दिए, किसी का 40 लाख का घर चला गया, 1,20,000 में घर बन रहा है। आदमी अपने घर से पैसा लगा करके उसको पूरा करता है। तो आप वो जिसका जो क्षति हुआ है उसका मुआवजा दीजिए, आप खाना पूर्ति मत कीजिए टोटल। और इसके लिए आने वाले दिनों में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी दिए थे 24 कर रहे हैं इधर सत्र शुरू, हाँ 24 तारीख को दिए थे। तो उनका जवाब आया है कि आपकी चिट्ठी प्राप्त हुआ, वो चिट्ठी किस संदर्भ में प्राप्त हुआ और वो चिट्ठी पर क्या करेंगे इसका कोई उसमें उल्लेख नहीं है। खाली सूचना दिए हैं कि हाँ आपका प्राप्त हुआ। हमने अपनी इन मांगों को लेकर के आपका माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है, बिहार के मुख्य सचिव को दिया है, आरा के जिलाधिकारी को दिया है। फिर हम लोग जो है इस विभाग के जो माननीय मंत्री हैं उनसे भी मिल करके हम लोग जवैनिया के लिए स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे कि आप माने बिना रेगुलर बांध के कोइलवर से बक्सर तक कंक्रीट बांध के गांव नहीं बचेगा। वो गांव क्या, अब तो गंगा जी जो है वो बांध को क्रॉस करके जो है इधर दामोदरपुर में, उधर आपको बहोरनपुर में, सब जगह पूरा भोजपुर जो है दो माने नदियों के बीच में है। उधर दक्षिण में सोन नदी है, इधर उत्तर में गंगा नदी है, बसा हुआ है। तो इसकी वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं की जाएगी अगर, तो भारी आने वाले दिनों में आफत विपत आएगा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पर्यावरण को, पूरे प्रकृति के संतुलन को, पेड़ों की कटाई करके, जंगलों को उजाड़ करके, अभी हम लोग परसों दिन गए थे, एक सेमिनार था, 14,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन जो है जंगल, वो जो है वो माने कोयला खनन के लिए, रेल परियोजनाओं के लिए, बांध के लिए, सड़क परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित किया गया है। तो जब जंगल नहीं रहेंगे, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो हम माने सांस ही नहीं ले पाएंगे। जीवन की बात तो इसके बिना की नहीं जा सकती है। और इसी पर्यावरण के असंतुलन की वजह से ये विनाशकारी, कभी कभी बाढ़ आ जाता है, कभी भयानक सुखाड़ पड़ता है, कभी माने पहाड़ टूट करके गिरते हैं, जैसा कि जोशीमठ में हम लोगों ने देखा। तो हम तो वहाँ के लोगों से रेगुलर रोज़ बातचीत करते हैं, स्थानीय लोगों से या प्रशासन से। अभी बांध पर जो लोग बसे हैं उनके लिए किचन चल रहा है, या फिर और जो भी नागरिक सुविधाओं की ज़रूरत है, शौचालय, लाइट, हाँ, पॉलीथीन, तिरपाल, वो सब की व्यवस्था हो, हम लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अंत में आप डीएम से इतना नाराज़ क्यों हो जाते हैं? दिल्ली तक मामला पहुंचाने लगते हैं, उसके बाद आप स्टेशन का नाम बदलने के लिए पत्र लिख देते हैं और सुर्खियों में आ जाते हैं। ना देखिए, अब हमको लगता है कि बने निजी कोई नाराज़गी की बात नहीं है, और जिस सवाल पर हमारा विरोध था हमने अपना विरोध दर्ज कराया था। अब माननीय अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे उस पर, अब वो ये उनके मन संज्ञान में बातें दे दी गई है। और जहाँ तक कि स्टेशन के नामकरण की बात है, तो भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 4-5 दिनों तक आप ट्रेंडिंग में थे, हाँ, सर। पुतला जलाया। हम कहते हैं कि भाई जब मुगल सराय का नाम रातों रात आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर देते हैं, हाँ, इलाहाबाद का नाम आप प्रयागराज कर देते हैं, तो उस पर तो किसी को तितकी नहीं लगती है। माने ये कौन थे भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय? कोई आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, कोई बहुत बड़े समाज सुधारक थे, कोई बहुत बड़े माने कहिए कि गरीबों की या देशवासियों के लिए लड़ने वाले नेता थे। हम लोग तो कहीं उनका योगदान नहीं देखते हैं, लेकिन आपने उनके नाम पर नामकरण किया, किसी को तितकी नहीं लगी। कॉमरेड राम नरेश राम
न सिर्फ भोजपुर बल्कि बिहार के वो भूमिहीन गरीब किसानों के, दलित माने पिछड़ों के अक़लियतों के नेता थे। उनके लिए उन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया, 5-5 बार बिहार विधानसभा के अंदर रहे। तो किसी दलित के नाम पर अगर हमने स्टेशन के नामकरण की मांग कर दी तो ये गुनाह हो गया, ये गुनाह हो गया। भाजपा को इस चुनाव में जवाब देना होगा कि क्यों माने किसी दलित के नाम पर उसको चिढ़ है। किसी दलित मसीहा के नाम पर बक्सर स्टेशन का नाम माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर करने का मांग किया था। तो क्या है भाई इसमें? हम तो पूरे शहर के नामकरण की बात नहीं कर रहे थे। लोग कर लेना कि बहुत पौराणिक है, यहाँ राजा मोर ध्वज थे तो यहाँ 5 पांडव ठहरे थे, तो यहाँ माँ आरण्य देवी की मूर्ति मंदिर है, और ठीक है सब है, हम लोग वहीं के हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि माने हमारे अंदर एक गौरव का भाव हो भोजपुर को लेकर के है ठीक ना। लेकिन जो लोग हल्ला हंगामा करते हैं तो दूसरे जगह के लिए उनका कोई विरोध नहीं है, तो उनको अपने मन के हिसाब से नामकरण करना है। बल्कि जो गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे उनको नफरत है, इसीलिए हमारा पुतला जला रहे थे। ठीक, तो ये थे हमारे साथ आरा के सांसद CPI ML के वरिष्ठ नेता सुदामा प्रसाद जी। सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।